आप सभी को नमस्कार। आज ये हमारी पहली क्लास होने जा रही है और मैं सौरभ आप सभी का इस पहली क्लास में स्वागत करता हूँ। यह वीडियो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम सबसे पहले बीए सेकेंड ईयर का जो हमारा सिलेबस चलता है उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या है और उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे। मुझसे पहले वाले वीडियो में सुमन मैम आपको बता चुके हैं कि हमारे बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में 2 पेपर चलते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर है वो आपका कंपलसरी है और सेकंड पेपर में आपके 2 पेपर चलते हैं जिसमें से एक आपको ऑप्ट करना होता है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो हमारा कंपलसरी है जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और सेकंड पेपर में हमारे ऑप्शनल चलता है जिसमें पहला है आर्थिक विचारों का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिक या हम कह सकते हैं सांख्यिकी। तो आर्थिक विचारों के इतिहास और सांख्यिकी में से आपको कोई एक पेपर लेना होता है। सुमन मैम आपको पहले आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में बता चुकी हैं, ये बता चुकी हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, आपको किस तरीके से क्या करना होता है। मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और कुछ भी शुरू करने से पहले हमें कम से कम इतना तो पता ही रहना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद में आप बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस डाउनलोड करके आप देखिएगा और सिलेबस को पढ़िएगा। सिलेबस के पढ़ने के बाद भी हमारी कई चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मैं शॉर्ट में इस वीडियो में आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे देता हूँ हमारा सिलेबस क्या है और किस तरीके से करेंगे। तो आप बीए फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हो कि हमारा सिलेबस 3 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हमें तीनों ही सेक्शन करने होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ए सेक्शन में क्या है। तो ए सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र या जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं और इसका महत्व क्या है। और फिर जो इसकी विचारधाराएं थी, जो सबसे पहले जो इसकी विचारधारा में हम देखते हैं कि कुछ जो अर्थशास्त्री आए थे उनको क्लासिकल कहते हैं, फिर कीन्स आए, कीन्स के बाद में कुछ और अर्थशास्त्री आए, उन्हें न्यू क्लासिकल, नव केंजियन इकोनॉमिक्स है। तो जो ये अर्थशास्त्री आए थे ये किस सिद्धांत से संबंधित है और ये अपनी बात किस तरीके से कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। इसी सेक्शन में हम देखेंगे कि जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र को निर्धारित करने वाले वेरिएबल्स कह लीजिए या चर कह लीजिए कि वो हमारे क्या क्या चर हैं जो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। कि जैसे हमारे इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, मनी हो गया, आप मुद्रास्फीति, अपस्फीति, महंगाई वगैरह आप पढ़ते रहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र चर के बारे में हम देखेंगे कि इसमें किस किस चीज़ों का समावेश किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, कि एक देश में राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है और राष्ट्रीय आय की गणना हमारे किस तरीके से की जाती है, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपने सुना ही होगा कि जीडीपी, जीएनपी, ये हम जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं इसमें हम ये देखेंगे कि ये जीडीपी आखिर है क्या, जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इनके बारे में जो हम देखते हैं वो हम इस सेक्शन में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। फिर एक राष्ट्रीय आय से ही संबंधित कुछ होता है हमारा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, कि एक अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह किस तरीके से चलता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, ये भी हम राष्ट्रीय आय के साथ ही हम करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि मुद्रा क्या है, इसके कार्य क्या क्या है। फिर मुद्रा से रिलेटेड मुद्रा एक परिमाण सिद्धांत है, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है। हम देखेंगे फिर मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति में भी हम इसको क्लासिफाइड करके चलते हैं कि मांग जन्य मुद्रास्फीति, मतलब डिमांड साइड इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। इसके बाद में हम सेक्शन बी में देखेंगे कि आय व रोजगार का निर्धारण किस तरीके से होता है एक अर्थव्यवस्था में। हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन लेके चलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है।
जो हमारे पूर्व में जो स्टार्टिंग के जो अर्थशास्त्री थे, जिन्हें हम क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं, उन्होंने आय व रोजगार सिद्धांत का एक मॉडल दिया था, जिसके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने आय व रोजगार के निर्धारण का कौन सा सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद में कीन्स आए, तो कीन्स ने भी अपने एक आय व रोजगार का निर्धारण दिया, जो क्लासिकल मॉडल में इन्होंने जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर करते हुए उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। उस मॉडल का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उपभोग क्या होता है, उपभोग फलन क्या होता है, निवेश क्या होता है, गुणक के बारे में हम देखेंगे, त्वरक के बारे में हम देखेंगे। धीरे धीरे हम इनके बारे में देखते हुए चलेंगे। सेक्शन सी में हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक, जो हमारा आरबीआई है, जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, हर देश का केंद्रीय बैंक अलग अलग होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई कहलाता है। तो हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं, व्यापारिक बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक किस तरीके से मुद्रा का नियंत्रण करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। मुद्रा कह लीजिए या साख कह लीजिए। फिर मुद्रा की पूर्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र सिलेबस है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में मुख्य रूप से हम राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय आय के बाद हम मुद्रा के कार्य और मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मुद्रास्फीति, ये हम सेक्शन ए में ही देख लेंगे। सेक्शन बी में हम आय व रोजगार का सिद्धांत, जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने दिया था और जो कीन्स ने दिया था, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उपभोग के बारे में देखेंगे, उपभोग क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश का क्या मतलब है, गुणक का क्या मतलब है और त्वरक का क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर इस सेक्शन सी में हम केंद्रीय बैंक के बारे में देखेंगे कि केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं और ये किस प्रकार से साख का नियंत्रण करता है। इसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस नहीं लिखा है, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके पूरा सिलेबस देख लेना कि पूरा सिलेबस क्या है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें बताई है। सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट पर उपलब्ध है, आप उसको देखिएगा और सिलेबस देखने के बाद में आप अपनी किताब खरीदेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की बुक आती है, वो आप खरीद लीजिएगा। इस किताब का नाम है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। तो आप इस किताब को पढ़िएगा। और जो जिन बच्चों के पास पहले इकोनॉमिक्स नहीं रही है, तो अपने 12th क्लास के लिए एक बुक चलती है राणा एंड वर्मा की। राणा वर्मा की भी हमारी बिल्कुल बेसिक किताब है और मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप राणा वर्मा की किताब खरीदिएगा। राणा वर्मा की 12th वाली नहीं आती, 12th की आती है, वीके पब्लिकेशन की आती है, टी आर जैन और ओपी खन्ना की, वो आप खरीदिएगा। राणा वर्मा, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज सेकेंड ईयर के लिहाज से ठीक नहीं है, तो अभी मैं आपको इसको प्रेफर नहीं करूंगा। आप तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का पढ़िएगा और एक 12th क्लास की आप राजस्थान बोर्ड की किताब ले लीजिएगा, या फिर एक टी आर जैन ओपी खन्ना की किताब आती है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी टी आर जैन ओपी खन्ना आती है, जो 12th क्लास की अपनी रेफरेंस बुक है। और अगर आप और डीप स्टडी करना चाहें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन क्यू आती है। मेन क्यू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेसिक बुक है, इसको आप पढ़िएगा। एक फ्रियोन आती है, आप फ्रियोन भी देख सकते हैं, दोनों ही इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी बुक है। और आप हो सके तो मेन क्यू पढ़िएगा, मेन क्यू ज़्यादा बेसिक बुक है। सिलेबस में आपको समझ लीजिएगा, दिक्कत आए तो फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।